सच की रफ्तार में सबीना के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी के भाव जो कभी बढ़ जाते हैं तो लगता है बस धमाका होने वाला है, कभी लगता है ये तो गिर रहे हैं, क्या ख़रीद लेने में ही भलाई है या फिर बेचने के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्या वाकई सोना सबसे बेहतर भविष्य का संकेत दे रहा है? क्या चांदी उसका बहुत तेज़ी के साथ मुकाबला कर रहा है या फिर शेयर मार्केट वो सबसे ज़्यादा सेफ जोन है? बहुत सारे सवाल आपके जहन में हैं और उठ रहे होंगे। सभी सवालों का जवाब सच के साथ देने के लिए हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनिल राय जी। आपने हमेशा सोने चांदी और शेयर मार्केट को लेकर, बाजार की स्थितियों को लेकर हमारे दर्शकों को अलर्ट किया है, सावधान किया है, बताया है, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी सोना इतना बढ़ जाता है कि आसमान छू जाता है, कभी लगता है करेक्शन तो था लेकिन ये तो घट गया, तो क्या करें? सबसे पहले सोने पर बात कर लेते हैं। जी, सोने पर देखिए, एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू था, वो हो भी गया। 1,18,000 तक मेरे ख्याल से गिर करके आ गया था और यहाँ से अब अगेन एक जो है उसमें एक बढ़ोतरी शुरू हो गई है और ये सही समय है उन लोगों के लिए जो लोग वेट कर रहे थे ना कि अब सोने में कब निवेश करें, कब निवेश करें, तो ये वो सही समय है जहाँ पर वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि चांदी बहुत तेजी के साथ मुकाबला कर रहा है। हालांकि प्रति 10 ग्राम और प्रति किलो में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है जब हम इसका भाव यहाँ पर रखते हैं तो, लेकिन क्या माना जाए चांदी और सोना वाकई एक बराबरी पर आ रहा है या फिर ये समझना होगा कि चांदी की इन्वेस्टमेंट भविष्य को अलग दिखाती है और सोने की इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए अलग है? नहीं, देखिए, सोने का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग तरीके का है, चांदी का थोड़ा सा अलग तरीके का है। मैं हमेशा कहूँगा प्रायोरिटी हम हमेशा सोने को ही दिया करें, क्योंकि देखिए सोने की सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड है। सोना जो पूरी दुनिया में है वो लिमिटेड है। अभी मैं एक डेटा देख रहा था तो वहाँ पर जो है एक हमारी क्वांटिटी जो है मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ कि करीब एग्जैक्टली मेरे सामने एक डेटा था तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि करीब जो है 22 बाई 22 मीटर के मेरे ख्याल से एक क्यूब बन सकता है, बस इतना ही सोना अभी तक माइन किया गया है। ठीक है, और 22 बाई 22 के साइज में, और लगभग अभी जो माइन होने वाला है वो लगभग 15 बाई 15 के साइज का बनेगा क्यूब। इतना ही सोना हमारे धरती पर है, तो जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो और सिल्वर की सप्लाई ऐसी नहीं है, सिल्वर की सप्लाई बहुत ज़्यादा भी धरती में है, हमारे क्रस्ट में अवेलेबल है। तो मेन चीज़ है जिसकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है, आपको पता है कि उसकी कीमत नीचे आने वाली नहीं है, और गोल्ड हमेशा से एक स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में रहा है, तो वो एक अपने आप में मतलब एक 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ही हमारी जो जितनी गोल्ड निकाली गई अभी तक उतनी बराबर है। अनिल जी, क्योंकि आने वाले 6 महीने, साल भर आप सोने के प्राइस को लेकर, उसके रेट को लेकर कहाँ उसे देख रहे हैं? मतलब अभी लोग कह रहे हैं कि हम अभी खरीद लें या थोड़ा सा और सोना कम हो जाए, या एक ऐसे वक्त का इंतजार किया जाए जब अभी शादी का जो ये पूरा सीजन चल रहा है वो खत्म हो जाए, तो क्या पता सोना और उसमें आ जाए, जहाँ पर लोग अभी भारी निवेश करने की सोने में सोच रहे हैं। देखिए, ये सच बताऊं तो ये कोई भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता कि कब सोना कितना नीचे आएगा और कब सोना कितना ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली तो देखिए किसी को नहीं पता रहता है, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और जो परिस्थितियां हैं जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशंस उसको देख के ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये लोग इंतज़ार करें कि सोना और नीचे आ जाए तब हम निवेश करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, समय समय पे निवेश करते रहना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली 1,30,000 तक ये अगेन जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,30,000 तक जा सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखिए अगेन US डॉलर जो है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। फिर खतरा एक ही था, US डॉलर अगर 100 के ऊपर क्रॉस कर जाता तो बड़ा करेक्शन आता, लेकिन 100 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मैं US डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, लेकिन आपको लगता है कि जिस 1,30,000 तक का हम जिक्र कर रहे हैं वो वाकई जो सोने में खरीदारी करना चाहते हैं उनके होश जरूर उड़ाएगा, ये गोल्ड का बड़ा धमाका होगा, लेकिन ये कब तक आप देख रहे हैं? जाते जाते साल में 2026 के आखिर में या मिड में आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा उछाल जो है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा? ये जो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये 2026 मिड या उसके पहले तक ही पहुंच सकता है। अप्रैल मई के आसपास हो सकता है कि अगेन 1,26,000 को टच कर दे, 1,30,000 तक टच कर दे। आपने बहुत पहले भी बताया, हर बार आप बताते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको
सोने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि इस वक्त जहां महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जहां लोगों के सपने बहुत बढ़ते जा रहे हैं, EMI का बोझ यहाँ पर बढ़ रहा है, अपने प्रोफाइल के हिसाब से क्या इस पोर्टफोलियो को और मजबूत करना ज़रूरी है? मतलब 10 to 15 से आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा रिस्क लेते हुए? देखिए, थोड़ा रिस्क लेकर के इसको आप 15 से 20 तक कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि सोना डेफिनेटली एक अच्छा निवेश के रूप में उभरा है, स्पेशली पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे निवेश के रूप में उभरा है और रिटर्न भी उसने बहुत अच्छे दिए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इससे थोड़ा सा कैरिड ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो रन था वो काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी इसी तरीके से रन चलता रहे, लेकिन हाँ, एक ये उचित निवेश है जिसमें आपका अगर रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अच्छा है तो आप 20% तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े सीनियर एज में हैं या जो भी है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, 15 से ज़्यादा ना रखें, 10 से 15 सफिशिएंट। अच्छा, मेटल्स में इतना रखें, क्योंकि आप बाजार को बहुत गहराई से समझते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ऐसे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे? सोना, चांदी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, SIP में इन्वेस्टमेंट, या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, या फिर जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट, सबसे बेहतर आपको क्या लगता है एक निवेशक के लिए? देखिए, अभी तक हम डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में सेबी का एक क्लैरिफिकेशन आया है, तो वो भी मैं शेयर कर देना चाहूँगा। सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि डिजिटल गोल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो सेबी की कवरेज में नहीं है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर इन केस डिजिटल गोल्ड में किसी ने कोई डिफॉल्ट किया तो उसमें फिर कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है। अच्छा। तो उसमें मैं कहूँगा इसमें जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं ना, आप उनके साथ जाएं, ऐसे ही नेम्स, क्योंकि डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं। आजकल तो हर ऐप में हम देख रहे हैं डिजिटल गोल्ड और सबसे सिक्योर। हाँ, लेकिन आप उसी ऐप के साथ जाएं जिसमें कि किसी नेशनल बैंक की बैकिंग हो। मतलब जो जैसे आप पेटीएम है तो पता है आपको HDFC के साथ उसका है और भी बैंकों के साथ उसका जुड़ाव है। हाँ जी। तो ऐसे किसी बैंक का हो। और सबसे सेफ अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है तो MMTC PMP करके, हाँ जी, ठीक है, MMTC का अपना है, एक स्विस की कंपनी है, उसके साथ PAMP करके उसके साथ कोलैबोरेशन है, और उसमें आप लगाएं तो MMTC चूंकि गवर्नमेंट की कंपनी है और उसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। तो इसका ऐप ये भी डिजिटल गोल्ड का एकदम डिजिटल, उस पर आप डिजिटल सिल्वर भी खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, और चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है तो सबसे सेफ ये है। दूसरा, जैसा आपने कहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉक इन होता है, हालांकि उसको आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके डीमैट के फॉर्म में हो। तो उससे अच्छा मैं मानता हूं कि लिक्विडिटी के हिसाब से आप ETF जो हैं, गोल्ड लिंक जो गोल्ड बीज हैं, जो ETFs हैं, उनमें ट्रेड करें। अच्छा, वो ज़्यादा आप कह रहे हैं कि महफूज है, क्योंकि अब तक तो डिजिटल गोल्ड जहां पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच आपने बहुत खास इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ही नहीं किसी ऐप से या किसी के जरिए आपने डिजिटल हर किसी में नहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। बहुत ही प्रोमिनेंट नेम्स के साथ जाएं, और MMTC का नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसमें कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई महफूज है। सोना खरीदे, चांदी खरीदे, हम दोनों को सिर्फ एक बैलेंस करते हुए एक तराजू में आज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब चांदी की जो कहते हैं ना कद्र, वैसे पहले भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म के हिसाब से सोना चांदी शुभता का भी प्रतीक है। ये सिर्फ हम आर्थिक तौर पर ही नहीं, एक शुभता के तौर पर देखते हैं। ये आपको लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट बदला है या फिर वही जो पहले था वो दोबारा से वापस आ रहा है? नहीं, ये वही कॉन्सेप्ट फिर लौट करके आ रहा है कहीं ना कहीं। बीच में सोने और चांदी की महत्ता थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो है ये दोनों ही मेटल्स जो हैं बहुत अच्छे, उन्होंने रिटर्न वाइज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चांदी के साथ ये है कि उसकी तो इंडस्ट्रियल डिमांड, जैसा मैं कहता हूँ, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो वो सोने से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। इस समय दौड़ के मामले में चांदी सोने से आगे निकल गया है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है और आगे निकल जाए। तो क्योंकि दोनों की अपनी जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग हो रखी है। सोना इसलिए प्रेशियस होता जा रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं उसको अपने एक रिजर्व के रूप में रख रही हैं। अब डॉलर को रिजर्व के रूप में प्रेफर नहीं किया जा रहा है। US इकोनॉमी वीक है, डॉलर गिरता जा रहा है, तो इससे वो शिफ्ट होकर के गोल्ड पे जा रहा है। यहाँ पर तो ये है कि देखिए, ये एक प्रेशियस मेटल डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हम EV की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह इसका कंजम्पशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो गोल्ड भी काफ़ी यूज़ होता है, मोबाइल वगैरह में सारे कॉन्टैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो सब गोल्ड होते हैं।
तो ये इन दोनों का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना इनकी डिमांड बढ़ती जाए। क्या आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे, हालांकि फिजिकल गोल्ड लेने वालों की भी कमी नहीं है, अब डिजिटल गोल्ड जो आपने बताया उसकी भी कमी नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर आपको सुरक्षा के तौर पर क्या लगता है, फिजिकल गोल्ड खरीद लेना या फिर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट? देखिए, फिजिकल गोल्ड कहीं ना कहीं एक हमारे कल्चर और इमोशन का पार्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपको निवेश के लिए खरीदना है तो कई लोग हैं वो फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। अगर आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदना है और आप मान के चलते हैं कि आप उसको सुरक्षित रूप से रख सकती हैं, तो आपने बार खरीद लिया या सिक्के खरीद लिए, ठीक है, समय समय पे आप सिक्के खरीदते रहें तो वो एक ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो एक शुभता का कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है, वो कल्चर का पार्ट है, इसलिए वो उसको ले सकते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा निवेश करना है, बहुत बड़ा निवेश करना है, तो आप ETF के थ्रू करें या फिर आप जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स, ट्रेडेबल बॉन्ड्स हैं उनके साथ करें, या फिर आपको जो है इसके आप जैसे मैंने कहा कि MMTC का जो डिजिटल गोल्ड है उसमें रखें। हाँ जी, ये सबसे बेहतर आप कह रहे हैं कि ये ये बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, बाजार बहुत अनिश्चित नजर आ रहा है, वैश्विक परिस्थितियां भी जो हैं सालों पहले बहुत अलग रहती थी, लेकिन इन 4-5 सालों में हमने देखा है, पहले तनाव सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देता था, लेकिन अब युद्ध के तौर पर दिखाई देता है। और डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करें तो उनकी नीतियां पल भर में, रात को क्या सोचा और सुबह क्या लागू कर दिया, कोई दूर दूर तक नहीं जान सकता। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं G20 सम्मेलन में शामिल अमेरिका नहीं होगा, बल्कि उन्हें तो लगता है कि दक्षिण अफ्रीका उसको करवाने के लायक ही नहीं है और उस जमीन पर होना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इन वैश्विक स्थितियों पर भी एक इन्वेस्टर को अपनी नजर रखनी चाहिए कि वैश्विक तौर पर क्या है, बजाय इसके कि हम देख रहे हैं आज सोने का भाव बढ़ गया, आज चांदी का भाव बढ़ गया, आज गिर गया? सबीना जी, आपने जो बातें कही ना, यही वो बातें हैं जो सोने और चांदी के भाव को डिसाइड करती हैं। सोना और चांदी के भाव जो है वो एक इंडिकेटर है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है जो अभी आपने कही कि जो वैश्विक स्तर पर जो अनिश्चितताएं आती हैं तो उससे सोने और चांदी के रेट में फर्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा ये अनिश्चितताएं बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा इनके रेट बढ़ते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा ये अनिश्चितताएं और जो ग्लोबल जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इसमें जो स्थिरता आएगी उतनी ज़्यादा इनके रेट में ग्रोथ, मतलब एक तरीके से उनकी थोड़ी सी करेक्शन आएगी। तो ये मान के चलिए कि हमेशा एक इन्वेस्टर को इस पर नज़र रखनी चाहिए और उसका अंदेशा देख करके ही अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को बदलते रहना चाहिए। जी, शेयर मार्केट पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक रिस्क जोन होता है कि कब बढ़ जाए, कब घट जाए, कब मार्केट क्रैश हो जाए। अच्छे से अच्छे मार्केट एक वक्त में आकर जब क्रैश होते हैं तो एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है, और कई बार हम देखते हैं कि अचानक बड़ा फायदा भी हुआ, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो। लेकिन क्या माना जाए कि सोना और चांदी नो रिस्क जोन में आते हैं? एकदम नो रिस्क तो नहीं कहूँगा। देखिए, इनके रिस्क भी हैं, इनके इनहेरेंट रिस्क हैं। कंपैरेटिवली शेयर मार्केट से कंपैरेटिवली इनमें कम रिस्क माना जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से सडनली भाव बढ़े हैं ना, तो किसी भी चीज़ का अगर बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से भाव बढ़ता है तो उसमें एक प्राइसिंग करेक्शन का रिस्क आ जाता है। अगर किसी वजह से मान लीजिए 1,30,000 ने खरीदा होगा और वहाँ से करेक्शन होके आया नीचे, या अभी चांदी में देखिए कुछ दिनों पहले हुआ था कि एक मीम चल रखा था दिवाली के टाइम में कि जिन्होंने चांदी 170 पे खरीदा वो चांदी गिर के 140 पे आ गया, तो वो पछता रहे हैं। तो इस तरीके के जो रिस्क हैं वो होते रहेंगे, इसलिए आप एक लंबी अवधि का निवेश की एक रणनीति बनाएं और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते रहें। एक साथ एक्साइटमेंट में आकर के बड़ा अमाउंट किसी एक रेट पर न डालें। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि सोना और चांदी एकदम रिस्क फ्री है, हाँ जी। ये रिस्क फ्री नहीं है। इनके रिस्क वही है कि प्राइस करेक्शन, अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, या कल को देखिए अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हो गए, ट्रंप की जो ये जो मूड स्विंग है, उस मूड स्विंग में कुछ इंप्रूवमेंट आ गया, और वो फिर एक स्थिर नेता की तरफ बिहेव करने लगे, टैरिफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अपने आप इन दोनों के रेट करेक्ट हो जाएंगे जी। तो ये एक रिस्क जरूर है। आपको लगता है, क्योंकि जब हम बाजार में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, सोना खरीदने की सोचते हैं, तो सबसे बेहतर आपको सोने की खरीदारी में क्या लगता है कि किन बातों का खास ख्याल एक निवेशक को रखना चाहिए? ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि अरे सोने के दाम इतने घट गए हैं कि कल को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकते हैं, तो अभी खरीद लिया जाए। लेकिन एक निवेशक जब वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें, चाहे वो ये सोच रहा हो कि एक शुभता का प्रतीक है या फिर मुझे आर्थिक तौर पर मजबूत होना है, किन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए अनिल जी? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा, जो लोग भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सोने का निवेश में एक अपनी रणनीति, निवेश की भी अपनी एक रणनीति होती है। आपका उद्देश्य क्या है और कितने समय का है, उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति को बदलते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग दूसरे को देखकर निवेश करते हैं। अच्छा, इसने सोना खरीद लिया, ये शेयर मार्केट में आ गया, इसने डिजिटल गोल्ड खरीद लिया,
समस्या यही है, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं इवन स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूँ तो वहां भी कहता हूँ कि देखिए इन्वेस्टर भी कमाता है, ट्रेडर भी कमाता है। कौन नहीं कमाता? जो कंफ्यूज है कि क्या वो इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है। तो जो कंफ्यूजन में रहते हैं ना, वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर उसको पता है मुझे छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, जो इन्वेस्टर उसको पता है अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं और खरीद के बैठूंगा, मुझे इसको 10 साल तक होल्ड करना है। तो दोनों ही प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हमारे यहाँ देश में क्या होता है, अगर आपने कोई शेयर किसी ने खरीदा और जब वो लॉस में आ गया तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट में आ गया तो जल्दी बुक करके ट्रेडर बन जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते एकदम। हैं। और थोड़ा सा अगर 10% का प्रॉफिट आ गया तो उसको जल्दी से प्रॉफिट लेकर के उसको ट्रेडर बन जाते हैं कि मेरा प्रॉफिट आ गया, पता चला कि वो बाद में कई गुना बढ़ गया। अच्छा, फिर ये समझ नहीं पाते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है उसे कहाँ पर लगाना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको दोगुना कहाँ पर करना है, फिर वो खत्म और बात मेरे ख्याल से वहीं पर आ जाती है। एग्जैक्टली। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर आपको निवेश करना है तो चाहे सोने में हो, चांदी में हो, शेयर में हो, आप एक होमवर्क क्रिएट करें, एक अपना इसके एनालिसिस करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने उद्देश्य के हिसाब से इसको डिसाइड करें। तो सोने और चांदी का निवेश मैं हमेशा कहता हूँ उसके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ना करें। हालांकि इधर जब कहीं भी किसी भी चीज़ में जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। तो अगेन इस पे जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू जो यंग जनरेशन है मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पेकुलेशन में आ गए हैं, बट वो खतरनाक है, थोड़ा उससे बचें। और कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा अभी सब सोना 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 इतना कर रहे हैं कि आप अपने आसपास हम खुद देख रहे हैं, सब कह रहे हैं यार हम सोना खरीद लेते हैं, हमारे पास अभी इतना जमा हो गया है और हमें लगता है हमें सोना खरीद लेना चाहिए। पर क्या ये फैसला आपको लगता है बतौर मार्केट एक्सपर्ट ये सही है कि आपने सारा इन्वेस्टमेंट जो अभी आपने जमा किया है, जो आपने सोचा होगा कि मैं इससे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी सब सोना सोना इतना कर रहे हैं तो अभी ले लेता हूँ, क्या ये भी फायदेमंद हो सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है ना, इसी को कहते हैं हम फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट की भाषा में कहा जाता है इसको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, लगता है अरे ये तो बढ़ गया, ये तो 50% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, अब हम छूट गए। उस पैनिक में आके जब भी जो लोग भी निवेश करते हैं ना, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। तो कभी भी दूसरों के कहने पर किसी और के सुन करके निवेश ना करें, सोच समझ करके निवेश करें। और जनरली जिस बात का बहुत हाइप क्रिएट हो जाता है ना, अभी देखिए पिछले 1-2 महीने से केवल सोना चांदी अगर आप भी देख रहे हो, बिल्कुल। तो जिसका बहुत हाइप क्रिएट हो जाता है ना, उसमें वैल्यू ज़्यादा रह नहीं जाती है, प्रैक्टिकल सी बात है। तो कहीं ना कहीं अब उससे वो निकलने का समय हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लाइट होने का समय हो जाता है। जो बड़े निवेशक थे उन्होंने तब उठा लिया था जब सोना ये 70-75 हज़ार के आसपास था, और अब जब वो 1,20,000 1,30,000 गया तो वहां पर उन्होंने बेच के अपना बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन जो रिटेल निवेशक है उसको तो बात तब पता चलती है जब वो 1,30,000 पे जाता है, और फिर वो वहां जोश में खरीदता है और फिर वो करेक्शन में फंस जाता है। और अगला साल, क्योंकि अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अब ये जाता जाता साल है, महज अब 1.5 महीने का ये वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। 2026 में हमारी एंट्री होगी। 2026 में आप गोल्ड को धमाका करते हुए देखते हैं या फिर इसी संतुलन के साथ में देखते हैं जहां पर ये बढ़ेगा भी घटेगा भी, या फिर वाकई आपकी नज़र से मार्केट में या वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसा होगा जो गोल्ड में एक नया इतिहास रच सकता है? देखिए मैं इस बात को जहां तक मैं समझ रहा हूं कि पिछले साल जिस तरीके से हमने 2025 में, इसी साल हमने 2025 में लगभग 60 से 70% का मूव देखा है गोल्ड में, देखा है जी। ठीक है, बिल्कुल सही। इतना बड़ा मूव मुझे 2026 में आते हुए नहीं दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि अब वहां पे स्लो डाउन होना शुरू होगा। मूव आएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में इतना बड़ा मूव नहीं होगा। अच्छा। मुझे लगता है 30 से 40% या मैक्सिमम 50% तक का मूव अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी थोड़ी स्लो होगी, एक तो रेट बहुत बढ़ गए हैं तो उनकी बाइंग भी थोड़ी सी स्लो होगी, और जितनी अनसर्टेनिटी वाली संभावनाएं थी टैरिफ को लेकर के, चाहे और किसी चीज़ को लेकर के, वॉर वगैरह को लेकर के, ये लगभग अब धीरे धीरे प्राइस इन हो चुकी हैं और धीरे धीरे अब सेटल डाउन की तरफ जा रही हैं। और फिर मैं कहूँगा, जैसे आप कई बार कई लोगों को बुलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे कहा जाता है कि 2025 जो है, अगर आपका है ना, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी 2025 बड़ा डिफिकल्ट ईयर रहा है। और आप कई बार तो 2025 पार हो जाने दीजिए। 2025 पार होते होते बहुत चीजें ठंडी हो जाएंगी। हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी आस्था का विषय है, और ग्रह नक्षत्रों की चाल भी हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि तो 2025 बड़ा डिफिकल्ट रहा है सबके लिए। 2025 पार हो जाएगी तो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी, और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा समय फिर शुरू होगा, क्योंकि गोल्ड जब नीचे आएगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। इन दोनों का आपस में कुछ इस तरह का 2026 में स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। 2024 और 25 में रिटर्न स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 2026 में रिटर्न जो है
बहुत अच्छा रिटर्न देगा। हमने एक इन्वेस्टर की बात तो कर ली, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं उन लोगों की जिन्हें लग रहा है कि एक बेचने का वक्त, हम ज्वेलरी शॉप का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि हमारे पास एक अच्छा खासा गोल्ड है और हम हो सकता है कि इसे अब इन्वेस्टमेंट इसमें और ज़्यादा ना करके बल्कि हमें कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है। तो उनके लिए कोई ख़ास वक्त आप बताना चाहेंगे? हाँ, एकदम। अगर किसी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो गया है तो वो डेफिनेटली बुक किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि अभी इसमें गोल्ड एक पुल बैक के बाद अब 1.22 के आसपास ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो इस समय ना बेचें, वेट करें जब इसमें अगला करेक्शन हो तब बेचें। जब बढ़ रहा है तो क्यों बेचना? हाँ। लेकिन अगर इसमें किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसको कहाँ निवेश करना चाहिए? उसको देखिए, स्टॉक मार्केट में जो लंबे समय के लिए, ऐसे क्षेत्र जो बहुत लंबे समय के लिए बढ़ने वाले हैं, ऐसे सेक्टर्स जिनमें एक बड़ा कैसे उछाल आने वाला है आने वाले समय में, उनमें निवेश करना चाहिए। अगर आज हम अपने जेनजी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट सबसे अच्छा ऑप्शन है। शेयर मार्केट में अब उनको एक अच्छी खासी दिलचस्पी भी आने लगी है। पिछले 5-7 सालों में ये और ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जैसा कि हमने और आपने कहा कि पिछले कुछ वक्त में सोना चांदी इतना हुआ है और जेनजी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। पर सोने को लेकर अमूमन ये देखा गया है कि अच्छा, इतना पैसा जमा हो जाएगा, हम तब सोना खरीदेंगे, हम तब इसमें अच्छे से खरीदेंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा जमा कर लेते हैं। पर आज का युवा ये सोच रहा है कि नहीं, जितना है उसमें से इतना निकाल कर खरीद ही लेते हैं। कौन सी सोच बेहतर है कि हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाए तब खरीद लेंगे, क्या जरूरत है कि अभी के अभी खरीदने की? या फिर जो सोच आज का युवा अपना रहा है अनिल जी कि नहीं, अभी हमारा प्रोफाइल इतना है, आज मेरी उम्र 25 साल है तो मैं अभी से खरीदना शुरू कर लेता हूँ, मैं 5 साल 30 साल बाद ये नहीं सोचूंगा कि तब मेरे पास इतना होगा और तब मैं खरीदूंगा। सोच कौन सी बेहतर है? देखिए, सोच जो है वो उचित सोच तो यह है कि थोड़ा थोड़ा अभी से खरीदते रहें, बजाय इसके कि एक बार में ही पूरा खरीदने की कोई सोचे। क्योंकि कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, इतना छोटा सा। आप अपनी सेविंग की हैबिट का पार्ट बनाएं और उसमें जैसे एसआईपी है, जैसे हम एसआईपी करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, इसी तरीके से सोने की एसआईपी करें। वो आपको लंबे समय में कंपाउंडिंग के रिटर्न मिलेंगे, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक कोई इकट्ठा करेगा, सोचेगा कि ठीक है मैं इस अमाउंट तक सेव कर लूं, तब तक रेट कहां से कहां जा सकते हैं। वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन वो कोई रणनीति नहीं है। वो तो देखिए आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कहीं ना कहीं किस्मत की बात हो गई कि भी आज से 2 साल पहले किसी के पास पैसा आ गया होता तो उसने अगर लगा दिया जब 50-60 हज़ार के आसपास था, तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो 1,20,000 पे बुक कर लेगा 100% गेन के साथ। लेकिन अब अगर इस समय 1 महीने के दौरान अगर इस समय किसी ने सोचा होगा कि भाई अब मैं लगाऊं तो उसकी अब वो लक की फैक्टर है। लेकिन इस बीच अगर किसी ने धीरे धीरे लगाया होगा तो उसको तो एडवांटेज मिलता है ना। तो हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना जो है वो, यानी आप कह रहे हैं कि एकदम से कूदने की बजाय एक ठहराव के साथ में, ये आप कह रहे हैं, जो अमूमन आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स में नजर आता है। मतलब देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है सुटेबल नहीं रहेगा। क्योंकि उतार चढ़ाव, देखिए मार्केट का ना नजरिया है, एक सीक्रेट है। कभी किसी एक अलग से मौके पे हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट ने बनाया इस तरीके से, या इवन कोई भी मार्केट, इवन ये कमोडिटी का भी जो मार्केट है जिसमें गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होते हैं, तो वो बनाए ही इस तरीके से गए हैं कि वो आम जनता के पैसे को स्मार्ट लोगों को ट्रांसफर किया जा सके। तो ये पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है ना, वो इसीलिए है। इवन वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, जो विश्व के सबसे बड़े निवेशक और विश्व के सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि स्टॉक मार्केट इज अ मशीन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट वन टू द पेशेंट वन। तो जो धीरज जिनके पास कम है, उनका पैसा उन लोगों के पास जाता है जिनके पास ज्यादा पेशेंस है। तो ये वो मैकेनिज्म है जी। तो ये इस सीक्रेट को जो समझ लेगा वो पैसा बनाएगा, और जो इसको नहीं समझ पाएगा वो पैसा देगा। फिर चाहे आप गोल्ड में निवेश करें, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये रूल इक्वली हर जगह अप्लाई होता है। अनिल जी, आपको क्या लगता है, जब हम बात करते हैं सोने की, चांदी की, शेयर मार्केट की, जिसे लेकर आपने इतना कुछ यहाँ पर बताया, इसे इनमें इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इन्हें जांचना भी होता है, परखना भी होता है, और अपना एक नोटपैड भी बनाना होता है, एक रजिस्टर भी बनाना होता है जहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एकदम। बजाय इसके कि किसी के कहने पर आप कूद गए, एक्सपर्ट्स को सुना जाए, समझा जाए। क्योंकि अभी भी हमने देखा है, लोग अपनी बहुत मेहनत की कमाई अचानक से लगा देते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो भी दिक्कत आ रही है।
तो क्या करें, कितना वक्त देना चाहिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट से पहले उसे समझने के लिए? देखिए, आपको वक्त ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन लगा रहा है। हाँ जी। ठीक है, ये भी बड़ा एक रेलिवेंट, थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कितना वक्त देना चाहिए। अगर किसी को इस मार्केट की या इस निवेश के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। उसको समझना पड़ेगा कि निवेश कैसे किया जाता है, किन चीज़ों में किया जाता है, उसके रिस्क क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल मार्केट रिस्क क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं। हाँ, जो लोग इस बाजार को समझते हैं, जो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड की समझ रखते हैं, उनके लिए थोड़ा कम समय लगेगा। तो प्लस साथ में जो लोग, जैसे आप न्यूज़ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े, तो आपको पल पल की खबर रहती है, आपके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स से। तो आपके लिए, आपके प्रोफाइल में ये बड़ा आसान हो जाता है निर्णय लेना कि हमें कब निवेश करना और कब नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर किसी को इसमें निवेश करना है तो अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक अच्छा इन्वेस्टर बहुत ही अवेयर पर्सन होता है, तो उसको अपने आसपास की जानकारी आवश्यक होती है। तो उसमें समय लगाएं, कम से कम 1-1.5 महीने का रिसर्च करें और फिर अपनी स्ट्रेटजी बना करके निवेश करें। अच्छा, शादियों का अब सीज़न यहाँ पर चल रहा है, तो लगता है कि अब शादियों के सीज़न में सोना क्योंकि खरीदना, जैसा हमने कहा, बहुत शुभ माना जाता है, और अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है कि अभी खरीद ले जो अगले महीने शादी होनी है, या फिर इंतज़ार अभी किया जाए। मतलब क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट है, तो अभी हमारे यहाँ पर भी 3-4 शादियाँ होने वाली, उन्होंने कहा ये ज़रूर पूछना कि इन्हीं 10-15 दिन में खरीद लें या फिर अगले महीने की शादी है तो तभी थोड़ा सा करें, ताकि थोड़ा ही सही। लेकिन देखिए, अब एक पैसा सबके लिए बहुत खास है, एक पैसा, और जो रेट हो गया उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, इस रेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बजट में। देखिए, 1,18,000 टच करके 1,22,000 क्रॉस कर रहा है। मेरा कहना है कि अगर शादी है तो आप इसी रेट पर खरीद लें। आने वाले समय में ये, जैसा मुझे लग रहा है कि फिर से ये एक बार 1,30,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो शादी ऐसी चीज़ होती है कि उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन आपके पूरे बजट को गड़बड़ कर सकता है। तो जो रेट पर आपके सामने है, मैंने कहा कि ऐसा करिए 1 किलो खरीद लीजिएगा मैडम, चांदी नहीं खरीदनी है, सोना खरीदना है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई तो आपके लिए ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पूरा बजट, और चांदी तो और ज्यादा तेज से, चांदी की चमक, मतलब कभी कहा जाता था हीरे की चमक, अब कहा जाता है चांदी की चमक। हीरा कभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये तो है। हीरा देखिए, मेकिंग चार्ज को भी लेकर, नहीं, हीरा तो आर्टिफिशियली बन रहा है। हाँ, हीरा आर्टिफिशियली बनना शुरू हो गया, तो जिसकी आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, और हीरा बहुत अवेलेबल है हमारे यहाँ। हीरा इस धरती पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, हालांकि इसकी क्वालिटी अलग थोड़ी नहीं। देखिए, हीरे नीचे जाती है, SI1, सबीना जी, हीरे की मार्केटिंग की गई है। मैं आपको बताऊं, देखिए, हीरे की मार्केटिंग, जो हीरा पहले इसको कोई वैल्यू नहीं देता था। डी बियर्स नाम की कंपनी आई और उसने अफ्रीका में माइंस को अक्वायर किया, और उसने एक मार्केटिंग में, जो कहते हैं ना, हीरा इज, डायमंड इज फॉरएवर, हीरा सदा के लिए। और तो फिर वो मुहावरा भी तो उसमें बन गया ना, ये उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है। आप हिस्ट्री में उठा करके देखिएगा, डिबियर्स के पहले हीरे की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, सोना सबसे वैल्यूएबल हुआ करता था। तो ये जो हीरे के आप जो देख रहे हैं, इसीलिए हीरे की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है। आप हीरा खरीदने जाइए, बहुत महंगा मिलेगा, आप हीरा बेचने जाइए, आपको वैल्यू कम मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं। तो हमेशा सोना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हीरा, गोल्ड, जो डायमंड है, वो कभी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम ही होती चली जाएगी। और ऐसा देखने को मिल भी रहा है, एकदम। बिल्कुल। कुछ जाते जाते आप हमारे निवेशकों को, खरीदारों को, बेचने वालों को और टिप्स देना चाहेंगे, अनिल जी, जो आप हमेशा से देते हैं? एक ही चीज कहूंगा, देखिए, जब भी किसी चीज की रेट, किसी भी चीज की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाए तो उसको लेकर के थोड़ा सतर्क हो जाएं। आप जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में जाकर के एकदम बढ़े हुए रेट पे ना निवेश करें, धैर्य बना करके रखें। अगर वहां पे आपसे बस छूट गई तो बाजार में, स्टॉक मार्केट में, वहां किसी दूसरे अच्छे शेयर में निवेश करें या फिर किसी और चीज में निवेश करें, लेकिन आप एकदम टॉप पे ना खरीदें। रिटेल जो निवेशक होता है अक्सर एकदम टॉप पे जाके फंस जाता है, और अगर खरीदना है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते रहें, ताकि अगर आप रेट बढ़े या घटे, उससे आपके लंबी समय के जो निवेश हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह इस बार भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स, उन्हें ये बताने के लिए कि सोने चांदी के इस बढ़ते घटते भाव के बीच में वो अपना फैसला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने बताया, हो सकता है ये आम बात हो, लेकिन है बहुत खास, इतनी खास कि लोगों को एक राह यहाँ पर जरूर मिल जाती है। पैसे की पाठशाला में आपने एक बार फिर से बताया, अपनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।